हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ रॉक। स्ट्रेंथ ऑफ रॉक का मतलब क्या होता है कि जब हमारी कोई रॉक मास है वो बहुत ग्राउंड सरफेस से बहुत ही नीचे कन्फाइंड है यहाँ पे। इस केस में तो यहाँ पे ये जो रॉक होती है, अगर हमें इसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमारा इस रॉक के ऊपर प्रेजेंट इन सीटू स्ट्रेसेस के बारे में पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि रॉक एक सर्टेन डेप्थ पे हमारी है। ओके। इस सर्टेन डेप्थ पे इस पे लगने वाले कन्फाइनमेंट स्ट्रेसेस होते हैं। इन कन्फाइनमेंट स्ट्रेसेस के कारण ये रॉक क्या होती है, कॉम्पैक्ट होती है। राइट। ये रॉक क्या होती है, कॉम्पैक्ट होती है। लेकिन यहाँ पे कोई एक्सकेवेशन किया, कैविटी ड्रॉ की, राइट, इसके कारण यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्ट्रेस रिलीज फील होता है। यहाँ पे जीरो स्ट्रेसेस और यहाँ सिग्मा कुछ स्ट्रेसेस रहेंगे। तो इस स्ट्रेस रिलीज के कारण क्या होगा कि इसका डिफॉर्मेशन उस कैविटी के अंदर होगा। ओके। तो यहाँ पे हमें रॉक स्ट्रेंथ टेंसाइल में पता होनी चाहिए। किस में? टेंसाइल में। कि टेंसाइल में रॉक की स्ट्रेंथ इतनी सफिशिएंट है कि ये चेंज इन स्ट्रेसेस के कारण जो डायलेशन आ रहा है उसको ये बियर कर सके या रेजिस्ट कर सके। तो हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। उसी तरह से अगर हमारी रॉक यहाँ पे कोई है, रॉक हमारा क्या है, एज अ फाउंडेशन एलिमेंट। क्या है? फाउंडेशन एलिमेंट। इस फाउंडेशन एलिमेंट पे हमने यहाँ पे क्या है, एक ग्रेविटी डैम कंस्ट्रक्ट किया है। इस ग्रेविटी डैम के वेट को और उसके साथ यहाँ पे रिजर्वायर में जो वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है, इस वेट को क्या ये फाउंडेशन एलिमेंट जो हमारा यहाँ पे क्या एज अ रॉक है, ये उसको बियर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? अगर यहाँ पे ये शेयर में इस जगह पे मोबिलाइज हो जाएगा तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये स्लाइड कर जाएगा। अगर स्लाइड कर गया तो उसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा डैम है उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। ओके। डैम का स्ट्रक्चर हमारा क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। इसलिए हमें रॉक की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी पड़ती है, उसकी रॉक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। राइट। अगर उस पे लगने वाले स्ट्रेसेस उसकी स्ट्रेंथ के बियॉन्ड होंगे तो क्या होगा, वो हमारा रॉक फेल माना जाएगा। तो स्ट्रेंथ उसके बियॉन्ड ये हमें पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए अलग अलग मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग क्राइटेरिया डिफाइन किए थे। जैसे हमने सॉइल में क्या पढ़ा था, मोहर क्राइटेरिया पढ़ा था, शेयर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया जिसे कहते हैं। शेयर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो रॉक मास है उसमें अगर शेयर स्ट्रेंथ या फिर शेयर लगने वाले स्ट्रेसेस के कारण शेयर स्ट्रेसेस है वो उसके स्ट्रेंथ से अगर इंक्रीज हो जाए तो वो हमारी रॉक या फिर सॉइल जो है वो क्या मानी जाती थी, फेल मानी जाती थी। राइट। इसके बारे में हम आगे वाले क्लासेस में अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि रॉक की स्ट्रेंथ को यहाँ पे आपने ध्यान से देखा होगा तो कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। एक तो रॉक की हमारी क्या है, जियोलॉजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, रॉक में मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन कैसा है, रॉक की डिसकंटिन्यूटी और अरेंजमेंट कैसा है, ये रॉक की स्ट्रेंथ को डिफाइन करेंगे। फिर रॉक में जो हमारी प्रेजेंस ऑफ कैविटीज या कुछ भी है, स्ट्रक्चरल यूनिटी है, नॉन यूनिटी है, तो वो भी हमारे रॉक की स्ट्रेंथ को डिफाइन करेंगे। तो रॉक की स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं हमारे? द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंटैक्ट रॉक की स्ट्रेंथ को, कौन कौन से फैक्टर? फर्स्ट हमारा है जियोलॉजिकल, सेकंड है लिथोलॉजिकल, फिजिकल फैक्टर, मैकेनिकल फैक्टर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। जियोलॉजिकल फैक्टर में जियोलॉजिकल एज एंड वेदरिंग एंड अल्टरनेशन जो होते हैं। जियोलॉजिकल एज मतलब उसकी उम्र कितनी है। जियोलॉजिकल एज का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा यहाँ पे ये रॉक फॉर्म हो रही है तो रॉक फॉर्म होने के बाद उसको कॉम्पैक्ट होने में, जैसे सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है, इरोजन डिपोजिशन से। इरोड होके ये कहीं जगह पे डिपॉजिट होती है। डिपॉजिट होने के लिए यहाँ पे लंबे समय तक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में ये यहाँ पे कॉम्पैक्ट होती है लेयर्ड फॉर्म में। तो हमें यहाँ पे क्या मिलती है, सेडिमेंट्री रॉक मिलती है। अगर इसकी एज अगर कम है, मतलब ये मतलब इसकी कम एज है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे कॉम्पैक्टनेस अच्छा नहीं हो पाया होगा, तो इसमें इस रॉक की स्ट्रेंथ हमारी क्या रहेगी, कम रहेगी। और अगर इस रॉक की मिनरलोजिकल कंपोजिशन कुछ ऐसे है कि यहाँ पे हाई वेदरिंग हो रही है, रिवर यहाँ से ट्रेस पास हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वेदरिंग की कंडीशंस और अल्ट्रेशन इन क्लाइमेट ज़्यादा रहेगा, तो इसके कारण इसकी रॉक की स्ट्रेंथ क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो इस तरह से जियोलॉजिकल पैरामीटर्स जैसे उसकी एज हो गया, वेदरिंग फैक्टर और क्लाइमेटिक फैक्टर हो गए, ये क्या होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करते हैं।
फिर सेकंड हमारा क्या है, लिथोलॉजिकल फैक्टर्स। लिथोलॉजिकल फैक्टर में फर्स्ट है उसका मिनरलोजिकल कंपोजिशन। मिनरलोजिकल कंपोजिशन, सीमेंटिंग मटेरियल कौन सा है, सीमेंटिंग मटेरियल मतलब रॉक भी हमारा मतलब कुछ मिनरल्स, डिफरेंट मिनरल से मिलके बना रहता है, जैसे माइका हो गया, एस्बेस्टोस हो गया, राइट। तो इन मिनरल्स की प्रेजेंस और इनके अरेंजमेंट के बीच में जो मतलब सीमेंटिंग मटेरियल जैसे क्ले हो गया, आर्जिलेसियस मटेरियल, सिलिका हो गया, तो जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है वो उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। उसके बाद रॉक में रैंडम फाइबरनेस है कि नहीं है, अगर फाइबर्स है तो उसके कारण भी उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके। फिर हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड इंडेक्स एंड पोरोसिटी। इन सभी पैरामीटर्स के बारे में हमने अच्छे से हमारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था कि ये किस तरह से रॉक की स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। डेंसिटी अगर रॉक की ज़्यादा है तो हम अज्यूम करेंगे कि इसकी बियरिंग कैपेसिटी और कंप्रेशन में स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा रहेगी, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि उस रॉक की कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा है। कॉम्पैक्टनेस का मतलब हो गया कि उस रॉक के अंदर हमारा क्या है, उस रॉक के अंदर वॉइड की कंटेंट, वॉइड की क्वांटिटी क्या है, कम है। वॉइड इंडेक्स हमारा वही वॉइड रेशो रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर वॉइड रेशो ज़्यादा है तो रॉक हमारे क्या होगी, पोरस रॉक होगी, और पोरस रॉक की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम रहती है। पोरोसिटी हमारी, पोरोसिटी और वॉइड रेशो में वही फ़र्क है कि एक पर यूनिट वॉल्यूम होता है और एक पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, राइट। तो अगर पोरोसिटी ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि उसमें परमिएबिलिटी ज़्यादा है। अगर रॉक में परमिएबिलिटी है तो परमिएबिलिटी के कारण उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, रिड्यूस होगी। ओके। तो ये हमारे क्या हो गए, थर्ड फिजिकल पैरामीटर। फिर देन आफ्टर अगर रॉक की स्ट्रेंथ हम आइडेंटिफाई या फाइंड आउट करते हैं तो उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जैसे स्पेसिमन प्रिपरेशन। हम क्या करते थे, किसी भी चट्टान से या फिर हमारे पहाड़ से जब हम कोई सैंपल कोर ड्रिल करके निकालते हैं तो उस कोरिंग की हमारी मतलब मेथड कौन सा है, मतलब इससे हम हॉरिजॉन्टल कोर कर रहे हैं, वर्टिकल कोर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कोर कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि इस पे आने वाली, उस कोर के अंदर आने वाली जो डिसकंटिन्यूटीज है उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। अगर पैटर्न चेंज हो रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारी रॉक में जो स्ट्रेंथ आएगी वो भी इन्फ्लुएंस होगी या रिड्यूस हो जाएगी, राइट। वो क्योंकि रॉक अगर, रॉक मास अगर हमारा इंटैक्ट नहीं है तो वो फेल कहाँ करेगा, ऑन जॉइंट्स, उसकी जॉइंट के ऊपर वो फेल करेगा। तो हमारा मेथड ऑफ स्पेसिमन प्रिपरेशन भी डिफाइन करता है, स्पेसिमन की साइज़ कितनी है, स्केल इफेक्ट कैसा है। तो ये सारे पैरामीटर जो होते हैं उसको हम एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं। स्पेसिमन की ज्योमेट्री हो गया, एंड कॉन्टैक्ट, एंड स्ट्रेंथ, टाइप ऑफ मशीन कैसी है, रेट ऑफ लोडिंग कैसी है। अगर रेट ऑफ लोडिंग हमारी ज़्यादा रहेगी तो स्ट्रेंथ भी हमारी क्या होगी, ज़्यादा बताएगी। रेट ऑफ लोडिंग हमारी क्या है, कम है, तो उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी। ओके। और देन आफ्टर एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे मॉइस्चर कंटेंट हो गया, नेचर ऑफ पोर फ्लूइड्स हो गया, टेम्परेचर हो गया और कन्फाइनिंग प्रेशर हो गया, राइट। तो इन सभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण रॉक की क्या होती है, स्ट्रेंथ इन्फ्लुएंस होती है। तो सबसे पहले हम रॉक की स्ट्रेंथ को स्टडी करने से पहले देखते हैं कि रॉक और सॉइल के अंदर हमारा क्या फ़र्क रहता है। ओके। तो रॉक और सॉइल के अंदर अगर हम डिफरेंस देखें तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सॉइल और यहाँ पे लिखते हैं रॉक। सॉइल हमारी जो होती है उसका मीडियम कैसा होता है, हमारा पार्टिकुलेट मीडियम होता है। मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस तरह से डिफरेंट पैटर्न्स में अरेंज रहते हैं, राइट। पार्टिकुलेट मीडियम है तो यहाँ पे हम अगर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो ये कोई भी ग्रेन्युलर अरेंजमेंट है तो यहाँ पे कोई भी टेंसाइल फोर्स रेजिस्ट नहीं करेंगे। इनमें इतनी बाउंडेशन नहीं रहेगी कि कुछ अपन सर्टेन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल हम कह सके। लेकिन रॉक हमारी अगर इंटैक्ट है, अगर उसके जॉइंट के बीच में वेल बाउंडेशन है, तो हम कह सकते हैं कि रॉक की कुछ न कुछ टेंसाइल स्ट्रेंथ हो सकती है। इट कैन रिलाई, वी कैन रिलाई ऑन टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके। रॉक की कुछ न कुछ टेंसाइल स्ट्रेंथ हो सकती है, लेकिन सॉइल की हमारी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। फिर अगर कुछ सिग्निफिकेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ है तो उसको इन्फ्लुएंस कौन करता है, उसकी पोरोसिटी इन्फ्लुएंस करती है। ओके। और दूसरा क्या है कि सॉइल में अगर हमारा, अगर सॉइल का मीडियम अगर यूनिफॉर्म है तो उसकी जो साइज़ है वो कितनी भी बड़ी रहे उसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। अगर यहाँ पे मीडियम का कॉम्पैक्टनेस डेंसिटी अगर सेम है, यहाँ पे रॉक हमारा कैसा होता है, डिसजॉइंटेड मीडियम होता है और डिसजॉइंटेड कॉन्टिनम होता है। मतलब इसमें डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ जॉइंट्स होते हैं। जब डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ जॉइंट्स होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर सैंपल लें और एक सैंपल मैंने यहाँ पे कट किया, तो ये सैंपल हमारा क्या है, छोटा है, और यहाँ पे सैंपल हमारा क्या है, बड़ा है।
अब इस सैंपल से हमें जो रॉक कट करके निकाली है वो कैसी मिली, इंटैक्ट रॉक मिली। तो इसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे तो स्ट्रेंथ क्या आएगी, ज़्यादा रहेगी। लेकिन यहाँ पे सैंपल कट किया, उसके बाद इस पर टेस्ट किया तो ये रॉक हमारे कैसी है, टू जॉइंट सेट वाली रॉक सैंपल है। अगर इसमें टेस्ट करेंगे तो इसमें जो स्ट्रेंथ होगी वो इस जॉइंट की शेयर स्ट्रेंथ कितनी है उसके हिसाब से डिफाइन होगी। तो इस तरह से स्केल इफेक्ट उस रॉक में जो सैंपल की साइज़ है, कितने एरिया या कितने मतलब बाउंड्रीज तक हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, वो स्केल इफेक्ट भी रॉक की स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। तो ये है हमारे कुछ बेसिक्स चीज़ें। इसके बाद हम देखते हैं कुछ कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो यहाँ पे यूज़ होंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के मतलब कंसेप्ट, सबसे पहले है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए हम क्या करते हैं, हुक्स लॉ को वैलिडिफाई करते हैं। कोई भी सैंपल है अगर उसमें टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो कुछ समय तक उसमें मतलब इस तरह से लीनियर डिफॉर्मेशंस आएंगे और लीनियर कर्व बनेगा। देन आफ्टर वो यील्ड कर जाएगा। यील्ड करने के बाद क्या होगा, उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आएगा और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद वो स्ट्रेन हार्डनिंग में अल्टीमेट स्ट्रेंथ को अचीव करेगा और इस अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद वो नेकिंग में फेल कर जाता था। ये स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप हमने माइल्ड स्टील के बारे में पढ़ा था, राइट। माइल्ड स्टील, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये एफ वाई को अचीव कर रहा था। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो रिलेशनशिप था वो क्या था, सिग्मा इज इक्वल टू वॉट, ई इंटू एप्सिलॉन। ये रिलेशनशिप कब आता है, जब हमारा क्या लीनियर डिफॉर्मेशन है, मतलब फोर्स कैसा लग रहा है, वन डायमेंशन में लग रहा है। लेकिन जब ये फोर्स है वो टू डायमेंशन में या थ्री डायमेंशन में लगता, जैसे कोई क्यूब का सैंपल मानते हैं, तो क्यूब में हमारा क्या होता, इस तरह से यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, सिग्मा एक्स लग रहा है, यहाँ पे सिग्मा जेड लग रहा है और यहाँ पे क्या लग रहा है, सिग्मा वाई। इस केस में इसमें स्ट्रेन डिफॉर्मेशंस किस तरह से हम फाइंड आउट करते थे, तो उसके लिए हमने ये रिलेशनशिप डिराइव किया था, ई एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ई इंटू सिग्मा एक्स माइनस न्यू इंटू वट, सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। ओके। फिर अगला, अगर हमें स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन निकालना है तीन कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस के कारण, तो उसके लिए क्या आता था, एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू वन अपॉन ई इंटू सिग्मा वाई माइनस न्यू इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड। ओके। फिर एप्सिलॉन जेड इक्वल टू क्या होता था, वन अपॉन ई इंटू सिग्मा जेड माइनस न्यू इंटू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स। तो इस तरह से हमारे क्या होते थे, स्ट्रेन को हम डिफाइन करते थे। स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग फिर हमारे क्या आएंगे, शेयर स्ट्रेन आएंगे, जिसे हम क्या लिखते हैं, गामा एक्स वाई इज इक्वल टू वट, टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय जी, गामा वट वाई जेड इज इक्वल टू वट, वन अपॉन जी इंटू टॉ वाई जेड, गामा जेड एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन जी इंटू टॉ जेड एक्स। ओके। यहाँ पे सिग्मा हमारा क्या है, सिग्मा हमारा क्या है, नॉर्मल स्ट्रेसेस। सिग्मा यहाँ पे क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस। एप्सिलॉन क्या है, लीनियर स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेन, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में। ओके, स्ट्रेन। ई यहाँ पे हमारा क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और न्यू क्या है हमारा, पॉइजन्स रेशो। और पॉइजन्स रेशो की वैल्यू हमारे किसके बीच में वेरी करती है, 0 से 0.5 के बीच में जनरली। ओके। देन आफ्टर हमारा क्या है, गामा एक्स वाई, और गामा हमारा क्या है, शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन। और जी हमारा क्या है, शेयर मॉडुलस, और टॉ हमारा क्या है, शेयर स्ट्रेस। ये सभी चीज़ें आपको पता भी है, शेयर स्ट्रेस। ठीक है। तो अब इन स्ट्रेस स्ट्रेन को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें
क्योंकि ये हमारी क्या टेंसर क्वांटिटी है, तो टेंसर क्वांटिटी को हम किस में लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। तो 3D मैट्रिक्स फॉर्म में हमारी क्या बनेगी, एप्सिलॉन एक्स, अगर स्ट्रेन की रिलेशनशिप में लिखे तो एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड, गामा एक्स वाई, गामा वाई जेड और गामा जेड एक्स। ये हमारी वाई मैट्रिक्स होगी, इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे कांस्टेंट चलेगा 1/e, और यहाँ पे फैक्टर्ड मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, 1 माइनस न्यू 0 0 0 माइनस न्यू 1 माइनस न्यू 0 0 0 माइनस न्यू 1 0 0 0, फिर यहाँ पे आएगा 0 0 0, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस न्यू 0 0, फिर यहाँ पे आएगा 0 0 0 0, 2 इंटू 1 प्लस न्यू 0 0 0 0 0 0, 2 इंटू 1 प्लस न्यू। ओके, इस तरह से हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, टॉ एक्स वाई, टॉ वाई जेड और टॉ जेड एक्स। ओके, मतलब अगर हमें एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैट्रिक्स को इस तरह से वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें सीधी एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। एप्सिलॉन वाई निकालना है तो हम सेकेंड रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन वाई मिल जाएगा। तो यही ऊपर वाले फॉर्मूले हमारे क्या होते हैं, डिराइव होते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स का अरेंजमेंट। उसके बाद हम देखें अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। ओके, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन एक्स वाई जेड हम यहाँ से निकालेंगे तो 1 माइनस 2 न्यू अपॉन ई इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, राइट। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ को हम एप्सिलॉन वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं, ई वी से। तो ई वी एप्सिलॉन वी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 से डिवाइड किया और 3 से किया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 इंटू 1 माइनस 2 न्यू डिवाइडेड बाय ई इंटू वट, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा 3। यहाँ पे इस फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसे हम कहते हैं 1/k से। तो ये हो जाएगा हमारा ई वी इज इक्वल टू 1/k इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे k हमारा क्या है, बल्क मॉडुलस। ओके, k हमारा क्या है यहाँ पे, बल्क मॉडुलस। ओके, k हमारा यहाँ पे क्या है, बल्क मॉडुलस, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, E/3 इंटू 1 माइनस 2 न्यू। ठीक है, ये हमारा हो गया बल्क मॉडुलस। तो ये कुछ कंसेप्ट आपको स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप पता होना चाहिए। इसके बाद आपने सॉइल स्ट्रेन, सॉइल मैकेनिक्स, देखा होगा कि हमें अल्टीमेटली रॉक भी हमारा क्या है, सॉइल की तरह ही एक फाउंडिंग एलिमेंट ही होता है, बस उसकी प्रॉपर्टीज कुछ चेंज हो जाती है। तो सॉइल मैकेनिक्स में अगर हमारा रिटेनिंग वॉल में हमने अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट निकाले थे, यहाँ पे कोई सॉइल सैंपल है, यहाँ पे हमारा क्या फोर्स लगा है, सिग्मा वी, और यहाँ पे हमारा क्या है, सिग्मा वी हमारा क्या होगा, अगर इसकी डेप्थ मेरे को पता है जेड है, इसकी डेंसिटी गामा है, तो सिग्मा वी इज इक्वल टू कितना हो जाता है मेरा, गामा इंटू जेड बराबर। और सिग्मा एच क्या होता है, सिग्मा एच में किस तरह से फाइंड करता हूँ, अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट से। तो अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, एट रेस्ट। तो अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, ओके, अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट एट रेस्ट हमारा क्या होता है, जिसे हम के जीरो से रिप्रेजेंट करते थे, इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी। ओके,
सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी। यहाँ पे सिग्मा वी पता है, के नोट की वैल्यू हम किससे, उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी फाई से निकाल देते हैं, 1 माइनस साइन फाई इक्वल टू के नोट। तो इस तरह से हमारे पास क्या आता है, अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट आ जाता है। तो उसके हिसाब से फिर हमारी वर्टिकल स्ट्रेस आ जाएगी। सोइल में के नोट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या रहती है, लेस देन 1 रहती है। ओके, लेस देन 1 रहती है। लेकिन यहीं पे अगर हमारा रॉक होता, रॉक रॉक में क्या होता है कि रॉक में जब हम कोई सैंपल कट करते हैं, इसके ऊपर लगने वाले ये क्या है, इन सीटू स्ट्रेसेस है। क्या है, इन सीटू स्ट्रेसेस। इन सीटू स्ट्रेसेस में यहाँ पे क्या रहेगा, मेरा सिग्मा वी रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, सिग्मा एच रहेगा। तो रॉक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग और इस तरह से लेयर मतलब जॉइंट्स का अरेंजमेंट रहता है। इस अरेंजमेंट में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे कोई भी मतलब स्लाइडिंग हुई, अर्थक्वेक आया, तो उसके कारण यहाँ पे क्या होगा कि जॉइंट्स या तो मोबिलाइज होगा। तो इन मोबिलाइज और डिफरेंट डायनामिज्म के कारण इसमें क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस की जो वैल्यू होती है वो वर्टिकल से हमारी क्या आ जाती है, ज़्यादा आ जाती है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, सिग्मा एच इज व्हाट, ग्रेटर देन सिग्मा वी। ओके, सिग्मा एच, तो यहाँ पे जो के की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी हमारी, सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी इज ग्रेटर देन। ठीक है, तो अब रॉक में हम के की वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं। सॉइल में तो हमारे पास रिलेशनशिप था, के जीरो इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस साइन फाइव। ओके, तो यहाँ पे हम के की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग रॉक सैंपल लेके हमने उसकी इन सीटू स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो उसके बीच में फिर हमें एक ग्राफ मिला कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमारी क्या है, के की वैल्यू है, और यहाँ पे डेप्थ है, मतलब डेप्थ हमारी करती है इन सीटू स्ट्रेसेस को। तो ये जो ग्राफ है वो कुछ इस बाउंडेशन लिमिट के बीच में ही सभी सभी रॉक सैंपल्स की वैल्यू हमें मिलती है। ओके, इनके बीच में ही ये हमारे क्या होती है, अपर बाउंड लिमिट है, अपर बाउंड लिमिट। जैसे मेरा क्या है, एक सैंडस्टोन है अमेरिका का, उसको मैंने टेस्ट किया। एक डेप्थ है मेरी 50 मीटर, एक डेप्थ है मेरी 100 मीटर, एक डेप्थ है मेरी 500 मीटर, और एक है मेरी 1000 मीटर। इस तरह से अलग अलग डेप्थ पे मैंने सैंडस्टोन को टेस्ट किया। इस टेस्ट से मुझे क्या पता चला कि मेरी जो सैंडस्टोन की जो स्ट्रेंथ है वो कुछ इस तरह से आ रही है, राइट। फिर मैंने इंडिया के सैंडस्टोन की स्टडी की, तो यहाँ पे जो उसकी स्ट्रेंथ है वो भी इनके बीच में ही कहीं आ रही थी, राइट। इसे अलग अलग मटेरियल की जब मैंने मतलब टेस्ट किया, इन सिटू स्ट्रेसेस फाइंड आउट किए, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है और के नॉट की वैल्यू है वो इन दोनों लिमिट्स के बीच में लाई करी थी। तो इन दोनों लिमिट्स की जो इक्वेशंस है वो क्या है, जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन है के जीरो इज इक्वल टू 0.3 प्लस 100 डिवाइडेड बाय जेड इन मीटर। जेड हमारी क्या है, डेप्थ है। ओके, तो यहाँ पे हमारा के जीरो आया, इसे हम कहते हैं लोअर बाउंड लिमिट, लोअर बाउंड। ओके, और फिर के जीरो इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय जेड, इससे हमारी क्या आई, अपर बाउंड लिमिट। ओके, इससे हमारी क्या आई, अपर बाउंड लिमिट। तो इस तरह से हम इन सीटू स्ट्रेसेस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, आई होप ये सभी चीज़ें आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अब अगली क्लास में हम देखेंगे किस तरह से कन्फाइनमेंट होता है और रॉक की स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, फिर हम अलग अलग क्राइटेरियाज के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।